नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए 2022 में बैठ रहे हैं, उनके लिए हम गणित का जो पिछला प्रश्न पत्र है उसको हम यहाँ पर आपको विधिवत हल कराने वाले हैं, जो 2018 का है, यानी 19 अप्रैल 2018 को हुआ था। इसमें सारे सेगमेंट हम कराएंगे। इन पेपर में जो कक्षा 9 के लिए होता है उसमें हिंदी के 15, इंग्लिश के 15, गणित के 35 और साइंस के 35 प्रश्न आएंगे। उन सब प्रश्नों को हम बारी बारी से कराएंगे। तो आज यहाँ पर हमने लिया है गणित का, जिसमें 35 प्रश्न हैं। थोड़ा जल्दी कराने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज़ आपको विधिवत समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला अगर आप प्रश्न देखें तो आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 से 45 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित विकल्प उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। आपको सही उत्तर चुनकर OMR शीट पर गोला बनाना है। दिया गया पहला प्रश्न है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है जिससे गुणा करने पर 1 बन जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, -4 को अगर हम -1/4 से गुणा कर दें तो ये 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से 1/- जो 4 है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में प्रदर्शित है। अगला प्रश्न है, संख्या यानी 1 है। 1 क्या है? परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए तस्तमक है, बिल्कुल आइडेंटिटी है। तो ये पहला वाला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अन्य जो चीज़ें दी गई हैं, परिमेय संख्याओं के भाग के लिए तस्तमक है, नहीं, 1 नहीं है। परिमेय संख्याओं के योग के लिए ये भी सही नहीं है। परिमेय संख्याओं के घटाने के लिए तो ये भी नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 33, 0.03 का क्यूब क्या होगा। तो आपने 0.03 को क्यूब मतलब 3 बार गुणा करना है, तो हो जाएगा 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03। तीनों की गुणा करेंगे, 3 3 9 3 27 आ जाएगा। और 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यानी 6 के बाद डिसमल लगना है। तो 200 पहले से ही आपके सामने दिए गए हैं। तो 3 4 5 6 और डिसमल लग जाएगा, यानी 0.00027। इसका यह मतलब हुआ जिसमें आपके 4 जीरो पहले से लगे होंगे वही आंसर आपका सही होगा। यानी यहाँ से अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यदि 1500.1521 = x हो तो x का मान क्या होगा। यानी इसका अंडर रूट पूछा जा रहा है। तो जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपके लिए बहुत आसान तरीका आप कर ये भी सकते हैं कि पहले 0.1521 लिखे, इसका डेसिमल हटाना है तो 1 कर लें यहाँ पे, और ये आप जो है 4 जीरो यहाँ से बढ़ा लें, ठीक है, और ये रूट हट जाएगा और इसका आप अंडर रूट ले लें। तो अगर जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ऊपर का देखिए 39 का ये अंडर रूट बन जाएगा, अपान 1 2 ये 100 का बन जाएगा। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.39। तो यहाँ से 0.39 आपका ऑप्शन देखिए मिल जाएगा। मतलब पहले आप इसका निकाल लेंगे और उसके बाद आंसर जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन नहीं है, मतलब क्यूब नहीं है। ये देखिए 5 का आपका क्यूब बन रहा है, यानी 5 की पावर 3। ये देखिए 6 × 36 छक्का 216, ये भी 6 का बन रहा है। ये 7 का बन रहा है, ये किसी का नहीं बन रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला एक देखिए आपका 729। इसमें आपको देखिए ये इसका मतलब 2 के बाद डेसिमल लगाना है। और ये अगर आप देखें तो अगर आप 700 पहले 29 लें और इसका आप क्यूबिक रूट अगर आप निकालें तो 700 जो 29 आपका बनेगा, तो इसमें आप देखोगे कि 729 किसका बनता है, ठीक है। तो ये 9 का है। तो ये क्योंकि 9 का बन गया और 3 जीरो और है तो 1 अंक के बाद और लग जाएगा। इसका मतलब 0.09, यानी ऑप्शन यहाँ से सी वाला बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो 4096 64 का है। तो 4096 का निकालना है, प्लस उसी में 40.96 का मान। तो
40 96 का तो आप देख चुके हो, 64 है तो आप 64 ही लिख दोगे। इसका आप देखिए एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, इसका भी वर्गमूल 6.4 आएगा। अब इन दोनों को जब आप जोड़ लेंगे तो ये देखिए 70.4, तो 70.4 आपका यहाँ से आंसर बनता हुआ नजर आएगा, नहीं ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। अगर आप अगले प्रश्न की बात करें तो संख्या श्रृंखला 27 किसका वर्ग है, क्यूब है, 3 का है। ये देखिए आप, अगर 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, और ये आपका 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। इसका मतलब अगली संख्या जो होगी वो 7 का क्यूब होगी। तो 7 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं आता है 343। इसका मतलब अगली संख्या जो होगी टी के स्थान पर वो 343 होगी। अगला प्रश्न प्रायिकता से है, अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, जरूर आता है इस सेगमेंट से। यदि एक सिक्के को 240 बार उछाला जाता है और 60 बार इसमें पट आता है तो इसमें चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले तो प्रायिकता निकालिए, प्रायिकता के बाद आपको परसेंटेज में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज ये देख लें कि 240 टोटल संभावनाएं हैं, उनमें से 60 बार आपका जो है ये पट आ चुका है, तो 60 इसमें से आप पहले घटा लें। इसका मतलब 180 बार जो है आपका चित, तो चित आने की, तो ये चित कितनी बार आएगा, यानी हेड कितनी बार आएगा आपका 180 बार। कितने में आया, तो इसकी प्रायिकता बराबर होती है कितनी संभावनाएं थी, 180 टोटल संभावनाएं थी आपके पास 240। तो आप इसको, तो ये हो गई प्रायिकता किसकी, हेड आने की, ठीक है। तो 0 0 कट जाएगा, 6 3 18, 6 चौक 24, यानी 3/4 प्रायिकता होगी। उसको परसेंटेज में बदलना है तो भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 तियां 75, यानी 75% संभावना है कि वो हेड ही आएगा। तो यहाँ से ये सही आ जाएगा। अगला पूछ रहा है 40वां, वर्ग 22 29 के वर्ग माप क्या होगी। वर्ग माप क्या होता है, वर्ग माप बराबर आपकी वर्ग माप, आपने पढ़ा होगा उच्च सीमा, उच्च सीमा कितनी 29 माइनस निम्न सीमा 22, कितना आएगा 7। इसका मतलब इसका वर्ग माप हो जाएगा 7। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 41 प्रश्न इबारती प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कई बार यह सवाल पूछा भी गया है। इस टाइप से एक प्रश्न जरूर मिलता है। यदि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है और 10 साल के उपरांत पिता पुत्र की उम्र से 3 गुना होगा तो पिता की 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। मान लेते हैं पुत्र की उम्र है x वर्ष, तो चूंकि पिता उससे 4 गुना है तो आज वो 4x का होगा। तो आज से, और ये चौगुना है, चौगुना हमने कर दिया, तो 10 साल बाद लड़का भी 10 साल बड़ा हो जाएगा, उसके पिता भी 10 साल बड़े हो जाएंगे। तो कह रहा है कि ऐसा करने से 3 गुना, यानी जो अब इसका फादर ये 3 टाइम्स बड़ा है, तो हम लड़के की उम्र को 3 से गुणा करके दोनों को बराबर कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 4x माइनस, सॉरी अभी हम 4x प्लस पूरे लाव कर दे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, 3x प्लस 30 आ जाएगा। 3x को मैं इधर लाया तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 30 माइनस 10, यानी ये आ जाएगा 20, और ये हो गया आपका x। तो x बराबर हो गया आपका 20। तो पिता की उम्र पूछ रहा है, तो पिता की उम्र थी 4x, तो हो गया 4 इंटू 20, 20 चक्कू 80 साल का पिता है आज, और लड़का जो है वो 20 साल का है। अब पूछ रहा 5 साल के बाद, तो पिताजी आज अगर 80 साल के हैं तो 5 साल बाद ये 85 साल के हो जाएंगे। तो यहाँ से आप 85 जो है ऑप्शन टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न बेहद आसान है, इसे थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा, हालांकि थोड़ा बड़ा प्रश्न है, मैं आपको फिर भी यहाँ पर करके बताए देता हूँ। अगर आप इसको देखिए, मैं डायरेक्ट यहीं पर आप देखिएगा, ये वाला प्रश्न है। तो हम यहाँ पे 2x माइनस 5 माइनस 6 इक्वल टू 5x माइनस 3, तो 3x माइनस 4 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यानी ये हो जाएगा 2x अपॉन 5, और ये 5x हम इधर लेके आएंगे तो 5x माइनस 3 इक्वल टू 6 उधर लेके चले गए। अब इसका एलसीएम ले लिया, 15 हो गया, तो 3 दूनी
6x और ये पचम 25x बराबर 6, तो ये हो जाएगा, घटा लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 19x बटे 15 बराबर 6। तो यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे, 15 छक्का 90 बटे माइनस 19। तो यही वैल्यू अब हम x में पुटअप कर देंगे, और जैसे ही ये वैल्यू आप x में पुटअप करेंगे, इसमें रख के हल करेंगे, तो ये आपका बी वाला 346 बटे 19 आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 43वां प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है। यदि इकाई का अंक x हो तो संख्या क्या होगी? देखिए बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप इकाई इसकी x मानते हैं तो दहाई इसकी 2x होगी। संख्या बनाने के लिए सदैव दहाई को 10 से गुणा करते हैं और इकाई को 1 से गुणा करके जोड़ देते हैं। तो ये 10 दूनी हो गया 20x प्लस x बराबर 21। इसका मतलब 21x संख्या बनेगी जो कि आपको दी है। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके संख्या मान लो 12 है तो यहाँ पर दहाई देखिए 1 है तो 1 को 10 से गुणा कर देंगे, और इकाई 2 है तो इकाई को 1 से गुणा कर देंगे, तो 10 धन 2 बराबर 12। आप इसको देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो। अगला प्रश्न आपके सामने है, 6 के 4 क्रमागत गुणजों का योगफल 492 हो तो सबसे बड़ा गुणज क्या होगा? अब 6 के गुणज क्या होते हैं? एक 6 होगा, दूसरा 12 होगा, 18 होगा, लेकिन हमको ये नहीं पता कि यही क्रम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि हमें पता नहीं कि कौन से वो 4 हैं, तो हम सबसे पहला मान लेते हैं x है। अब दूसरा क्या करेंगे, x में 6 जोड़ दें तो ये हमारा दूसरा बन जाएगा। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो पहला हमारा x हो जाएगा, दूसरे में x प्लस 6, इसका क्रमागत में इसमें और 6 जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और अगला लिखना है तो इसमें 6 और जोड़ देंगे तो ये 18 हो जाएगा। ये 4 हो गए। अब हम इन चारों को जोड़ देंगे जैसा कि उसने कहा, और इनका जोड़ उसने बताया है 492। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6x प्लस 6, 12 6 18 दूनी 36 बराबर 492। तो 6x बराबर 492 माइनस 36, इसमें से जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा 456। तो 6x, तो x बराबर इसको 4 से आप डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16, यानी सबसे छोटा कितना है आपका 114। तो सबसे छोटा 114 है और सबसे बड़ा कितना था x प्लस 18। तो इसमें 18 हम और जोड़ लेंगे तो ये हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 132। तो इसका मतलब छठा जो 6 का गुणांक होगा वो 132 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 45वां है, एक पंचभुज के एक ही क्रम में लिए गए सभी बहिष्कोणों का योग। तो आपको बता दूं इसके बहिष्कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है, तो हमें ये याद रखना है। और जब आप पंचभुज के प्रगुण पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। 46वां है, एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करने के लिए न्यूनतम कितने मापों की, किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए कम से कम 4 जो है अवयवों या एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न भी हमारा पंचभुज से ही समझ लीजिए है या षष्ठभुज से है। एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश है तो बहुभुज की संख्याएं कितनी होंगी? इसके लिए आपको बहुत ही आसानी से करना क्या है, मान लेते हैं इस बहुभुज में n भुजाएं हैं, तो आप क्या करेंगे, तो चूंकि जिसमें अगर n भुजाएं हों तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ता है कि उसके आंतरिक कोणों का योगफल, यानी किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का फार्मूला होता है 2n - 4 इंटू समकोण यानी 90 राइट एंगल। ठीक है, अब ये किसी बहुभुज में जिसमें n भुजाएं हों, n का मतलब 2 4 6 जो भी हो, तो उसका जो है आंतरिक कोणों का योगफल इतना होगा। अगर हम इसको n से भाग कर दें तो एक एंगल का मान निकालेगा जो कि 144 दिया गया है। अब आप इसे हल कर लें तो हो जाएगा ये 144 बराबर, अब हम गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18
180 माइनस 9 चौक 36 यानी 360। अब आप क्या करेंगे इधर से, अब आप यहाँ से थोड़ा सा घटा लेंगे, यानी 180 n में से 144 n, ये n था यहाँ, घटा लेंगे बराबर 360। जब आप इसे घटाओगे तो देखिए बचेगा 36n बराबर 360, तो n बराबर 36 कम 36 यानी 10। इसका मतलब उस बहुभुज में 10 भुजाएं होंगी जिसका प्रत्येक कोण 144 डिग्री का है। तो यहाँ से पहला सही होगा। अगर मैं बात करूँ दूसरा 48, ये भी बिल्कुल वही प्रश्न पुनः रिपीट हुआ है। इसमें क्या करना है कि कह रहा है एक षष्ठभुज है जिसमें 6 भुजाएं हैं और छह कोण जो दिए गए उनका अनुपात भी दिया गया, तो ये कोण कौन से होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अनुपात में दिए। तो मान लेते हैं उनके कोणों का योगफल कितना होगा। हम मान लेते हैं पहला कोण हो गया यहाँ से 4x, दूसरा हो गया 5x, तीसरा हो गया 6x, अगला हो गया 7x और अगला हो गया 8x और अगला हो गया 6x। ठीक, तो ये आपके 6 जो आपके कोण बनेंगे उनका हमने ऐड निकाल लिया। अगर आप अब जो 6 कोण 6 समषष्टभुज जो षष्ठभुज बनेगा उसमें उसके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा, तो आप उसको यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था 2n-4 समकोण यानी 90, तो 2 इंटू आप भुजाओं की संख्या यहाँ 6 रख देंगे -4 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया, बचेगा 8 और 9, तो 9 8 72, यानी ये 720 अंश के बराबर होना चाहिए। अब आप इन सबको जोड़ेंगे, 5 4 9 6 15 और 7 22 और 30 और 36, तो 36x बराबर 720, तो x बराबर हो गया 36 दूना 72 यानी 20, यानी x की वैल्यू 20 है। अब आप पहले में देखिए 20 चक्कू 80, तो जहाँ से 80 से स्टार्ट होगा, फिर 20 पंजे 100। ये अगर आप ऑप्शन यहाँ से देखें तो ये ऑप्शन देखिए बी वाला मिलता हुआ नजर आएगा, यानी पहला आपका देखिए 20 चक्कू 80 होगा, दूसरा 20 पंजे 100 होगा, फिर 20 छक्का यहाँ से 120 होगा। तो मुझे लगता है यहाँ से बी वाला आंसर देखिए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका पुनः ये रिपीट हुआ है ऊपर वाला, अगली इसकी जगह कोई दूसरा प्रश्न होगा जो कि यहाँ पर दिया गया नहीं है। अब आपसे बात करता हूँ, ये एक प्रश्न दिया गया है 11x + 8y इंटू 11x - 8y इक्वल टू क्या होगा। अगर आप देखें तो ये एक फार्मूला होता है a² - b², इसका विस्तार होता है सदैव ये होता है आपका, यहाँ से आपको बता दूं मैं थोड़ा सा, ये होता है a² - b² इक्वल टू a + b और a - b जैसा ही है। तो यहाँ पर a की जगह 11 है तो 11 गिरही में 121, x है तो x² माइनस y की जगह पर b की जगह पर यहाँ पर है 8, तो 8 टाइम 64y²। इसका मतलब इस टाइप से बनेगा और ये देखिए आपका d बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न देखिए, दो पदों की गुणा करने को कह रहा है ax + by इंटू px - qy, दोनों को आपको यहाँ से गुणा कर देंगे और जो भी आपकी गुणा यहाँ से बनेगी वही आपका आंसर होगा। इसके लिए आपको बीजगणित का गुणा आना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप जैसे पहले पद से गुणा कैसे करते हैं, मेरे पास इतना टाइम यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक हिंट बताए दे रहे हैं। ax को गुणा कर देंगे px - qy और by से गुणा कर देंगे px - qy, जैसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा apx²। तो इस हिसाब से जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 पद बनेंगे और तो देखिए, और ऐसे जब सबकी गुणा करेंगे तो हमारा पहला वाला आंसर यहाँ से मिल जाए, क्योंकि इतना आप टाइम नहीं है कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझाई जाए। 16x² - 40x + 25 के गुणनखंड क्या होंगे। अगर आप इसके गुणनखंडों की बात करें तो ये भी किसी चीज़ का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 4 और x का
होल स्क्वायर, और ये 25 जो है इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, माइनस लगा है, फिर इन दोनों की देखिए गुणा लिखी गई है और उसका 2 टाइम्स लिखा गया है। इसका मतलब ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह यहाँ 4x माइनस बी की जगह 5 का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 4x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 5, जो कि ऑप्शन डी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से हम डी को आंसर बना लेंगे और सही का निशान लगा देंगे। अगर बात करें 3.09 और 2.91 से गुणा करें तो 4 के बाद डेसिमल लगेगा, हालांकि 4 के बाद सभी में डेसिमल है, तो आप इसकी गुणा कर लीजिएगा और इसकी कोई गुणा करना कठिन नहीं। 4 के बाद जब आप लगा दोगे तो ये आपका जो यहाँ से बी वाला आंसर है ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें हम टाइम नहीं जाया करेंगे जो आपको। हाँ, अगला प्रश्न मैं आपको जरूर करके बता दे रहा हूँ। 159 ए स्क्वायर बी सी को 318 ए बी से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा? तो बहुत आसान है, 159 ए स्क्वायर बी सी को भाग करना है 318 ए बी से, तो 159 1 जा और ये 3 जा। अगर आप इसको काटें तो देखिए एक दो बार चला जाएगा, तो 1/2, एक ए से कट गया तो एक ए बचा, एक बी से कट गया, तो यहाँ से ऊपर आपका बच जाएगा AC/2, मतलब 1/2 AC, यानी ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 55 बहुत बड़ा वीडियो बनने जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जब आप 55वां क्वेश्चन देखें तो इसमें देखिए बहुत आसानी से दिया गया -28/29 की पावर -3, तो y। तो आप देखिए इसमें इन्होंने क्या क्या केवल पावर्स का मैनेज किया गया। तो आप जब कभी मैंने बताया है कि अगर आपको कभी भी अगर माइनस पावर लगी है तो इसको आप 1/a लिख करके क्यूब कर दिया करिए तो हो जाएगा, या आपका a/b है, अगर ऊपर ये माइनस लगा है मान लिया 2 तो b/a कर दो, ये पॉजिटिव पावर बदल जाती है। तो ठीक आप उसी प्रकार से यहाँ पर चिन्ह तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं 29/28 माइनस में और इसकी पावर कर दीजिए 3। तो यहाँ से 55 में ये आंसर आपको ऐसा कौन सा दिखाई पड़ रहा? तो ए दिखाई पड़ा, तो यहाँ से ए वाला सही होगा। अगर अगले की बात करें, ये देखिए आपका मानक रूप में लिखना है, तो जब भी माइनस, देखिए अब इसमें से कुछ मत करिए, केवल और केवल अगर आप आंसर ही देख के क्वेश्चन को करेंगे तब भी ये प्रश्न हो जाएगा। इसका यह मतलब है कि माइनस के 6, यानी 6 आपको टर्म लेकर के जाना है, तो आपको यहाँ से कुछ ऐसा एक टर्म ढूंढना पड़ेगा कि जिसमें डेसिमल में कम से कम 6 अंक चलना पड़े इधर से, तभी तो माइनस आती है। इसमें 6 चलने के लिए है ही नहीं, यहाँ पर भी 6 के लिए नहीं, यहाँ पर भी नहीं, इसमें हो जाएगा। क्यों? ये देखिए आपके 0 लगे हुए हैं, 5 और 1 लिखा है, तो ये हो जाएगा 1.02 इंटू 10 की पावर -6, यानी ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। अगर बात करें हम 57, नेहा ने एक पर्स 2464 में खरीदा जिसमें 12% का GST सम्मिलित है, तो पर्स का वास्तविक मूल्य क्या है? अगर आप इसको लगाना चाहें तो आप अगर उससे लगाएंगे, क्या बोलते हैं, परसेंटेज से, थोड़ा सा आपके लिए कठिन आएगा। आप इसको बहुत, मैं एक लाइन में आपको एक सवाल बता दूं जिससे आप पलक झपकते ही सवाल लगा सकते हैं। अब देखिए, जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही थी वो आप 112 की खरीदते हो, तो सीधी सी बात ये हो गई कि 12% GST लग रहा, तो आप लिख दीजिए कि भाई 112 रुपये की चीज़ हम खरीदते हैं, 100 की चीज़ 112 में खरीदते हैं, तो अगर यही 1 रुपये की होती तो हमारा उसका प्राइस क्या होता? तो 100/112, और अगर हमने उसका मूल्य चुकाया है 2464 रुपये, 2464 रुपये, तो इसका मूल्य क्या होगा? अब आप इसको यहाँ से काटना शुरू कर देंगे और काटेंगे, देखेंगे जैसे अगर हम इसको 2 से ही काट देते हैं तो 2 से ना काटिए इसको, हमको लगता है 4 से ही काट दीजिए। देखिए 4 दूनी 8, 4 8 32, और ऊपर 4 से काट सकते हैं, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, फिर आप काट सकते हैं 7 चौक 28, और इसको 7 से काटते हैं, 7 8 56, 7 8
56, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 22 इंटू 2 जीरो, यानी 2200 रुपये का उसका कास्ट रहा होगा। ठीक है, अगला भी प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही है 58, जिसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक लाइन में भी इसका आंसर बताने वाला हूँ। देखिए, रवि ने एक कपड़े धोने की मशीन 7000 में खरीदकर इस पुरानी मशीन को 40% हानि से दुकानदार को बेच दिया। दुकानदार ने इसे 10% लाभ पर बेचा, तो दुकानदार का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, जो 7000 की ये मूल्य की थी, इस पर उसने 40% हानि पर यानी 60% पर बेच दिया, और इस 60% वाली चीज को उसने 10% लाभ लिया, यानी 100 वाली चीज 110 पर बेच दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल आएगा, यानी 7000 का 60% उसने बेचा और उसने इस पर 10% का ले लिया लाभ। आप इसे जैसे ही हल करेंगे, कुछ नहीं, 1 2 1 2 1 2 1 2, बस। अब आप कोई चीज़ कटने वाली नहीं, तो 11 छक्का 66, तो 66 इंटू 70 की गुणा आप 66 और 70, हाँ, तो 6 दूनी क्या हुआ 7 छंग 42, और 7 छंग 42 और 4 46, यानी 4620 रुपये की वो वस्तु आपको पड़ेगी, जिस वस्तु पर 40% हानि पर बेचा गया था और उसे उसी ने फिर 10% लाभ पर बेचा। ये दुकानदार के लिए मूल्य हो जाएगा। अब बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी हमारे लिए दूसरे टाइप का है कि अगर आप 50,000 एक वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से अर्ध वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर वर्ष के उपरांत में कुल कितना देना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, यानी ये आपका हो गया कि कुल मूल्य बराबर होता है मूलधन दर बटे 100 इंटू समय, ऊपर समय घात है। तो आपने 50,000 रुपये दिया, 50,000 लिख लीजिए 1। अब R चूंकि अर्धवार्षिक है तो 8% की जगह आधी हो जाएगी, कितनी 4 रह जाएगी, 4/100। 1 साल समय, तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं 2। बस आप इसको जैसे ही हल करेंगे तो आ जाएगा 54,080। इसे आप हल कर लीजिएगा। हल करने में हालांकि आपको लग रहा होगा कुछ नहीं करना है, 50,000 आप लिखिएगा, इधर 85,000 था, तो आप फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 एकम 25, 26, 26/25 और 2 बार गुणा करना है, तो 26 और 25 की गुणा करेंगे, काट देंगे, तो यही आंसर आपका आ जाएगा। बात करता हूं अगले प्रश्न की। 60 115 व्यक्तियों के लिए 30 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 230 व्यक्ति और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन चलेगा। बहुत आसान, हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर हम लिख देंगे भाई कितने आदमी हैं, कितने दिन चलता है। आदमी 115 थे तो ये 30 दिन खा सकते थे। अब आदमी क्या हुआ, आपसे कह रहा है कि हमने आदमी जो उन्होंने क्या किए, आदमियों को यहाँ पर 230 और आ गए, इसका मतलब 215 थे। अब 215 में यानी ये आपके आदमी थे 115 और तब खाना चलता था आपका 30 दिन। अब आपका 230 और आ गया, तो दोनों को जोड़ लें, कितना हो जाएगा आपका 345। अब आदमी 345 हो गए, कितने दिन खाना चलेगा। ये दोनों में विलोम अनुपात है, तो विलोम अनुपात का साइन लगा के आप लिख लेंगे x/30 बराबर 115/345, 1 जा 3 जा गुणा कर लेंगे, 3x बराबर 30, तो x बराबर 10 आएगा। इसका मतलब खाना जो है केवल और केवल अब 10 दिन चलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 61 है, यदि 2 x और y राशियां अनुक्रमानुपाती, अनुक्रम का मतलब होता है x अनुक्रमानुपाती y, यानी x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x घटेगा तो y घटेगा। तो इस केस में सदैव x अपान y एक अचर राशि रहती है, यानी ये कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब यहाँ से x अपान y जो है वो कांस्टेंट राशि होगी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही आएगा, तो हम यहाँ से बी को टिक कर लेंगे। एक 19 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है
वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ भुजा है 19, तो 19 का स्क्वायर करोगे, इसका मतलब 361। तो यहाँ से आ जाएगा 361 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 63 काफ़ी कठिन प्रश्न है आप लोगों के लिए समझने के लिए। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। प्रारंभिक घन एवं कटे हुए घन में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब आप ये सोचें कि किसी चीज़ में कोई चीज़ तो नहीं बदलती, मतलब आयतन नहीं बदलता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम आयतन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे आयतन, कि आयतन होता है किसी घन का भुजा क्यूब। तो हम 4 से इसको इसका बड़े वाले का करेंगे, तो 4 का क्यूब, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी इसमें 64 घन सेंटीमीटर का ये क्यूब है। इसमें से अगर 1 का आप काटोगे तो कितने बनेगा, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। तो कुल मिला के 64 घन बनेंगे। अब 64 घनों का प्रश्न निकालिए और बड़े वाले घन का प्रश्न निकालिए, दोनों का अनुपात कर देना है। कैसे करेंगे, एक लाइन में बता रहा हूँ। तो पहले करा प्रारंभिक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 × 4 का स्क्वायर। इधर बनेंगे 64, तो 64 का हो जाएगा 64 × 1 का कितना होगा 6a², यानी ये दोनों का अनुपात। तो ये आ जाएगा 4 चक्कू 16, 16 पंजे 16 छक्काई 96 अनुपात ये 64 × 6। अब आप इन दोनों को अपान करना है, तो 64 और 6 यहाँ ले आएंगे। 6 एकम 6, 3 बचेगा, 6 रंग 36, 16 एकम 16 चक्कू 64, तो यानी आ जाएगा 1:4। अगला प्रश्न भी 64 आपके लिए थोड़ा कठिन पड़ने वाला है कि 4 सेंटीमीटर 4 पी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक समषष्टभुज, इस षष्टभुज का परिमाप क्या होगा। चूंकि सम है तो एक भुजा जितनी होगी उसको हम गुणा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक दिया गया है वृत्त। तो मैं आपको पहले एक वृत्त बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो एक ये वृत्त बनेगा बड़ा सा। अब आप इस वृत्त के अंदर जो वृत्त अभी बना था, इस चलिए मैं आपको एक वृत्त पहले बना लेता हूँ। अब ये वृत्त में चलिए नहीं बन पा रहा है मेरे से बढ़िया ढंग से, चलिए फिलहाल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये वृत्त है। अब इसमें जो त्रिज्या है ये ऐसे, ये इसको 6 भागों में बांटना है। तो मैं एक भाग को पहले लेकर के बता दूँ, तो 6 ये क्या हमारा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 का मान लिया बन गया ये। तो इसमें एक समषष्टभुज आपको बनाया गया है। मैं आपको बेहद आसान तरीके से बताऊंगा जिससे आप एक लाइन में ही इसे समझ जाए। अब आपके पास चूंकि इसकी जो त्रिज्या है वो 4p दी गई है, ठीक, तो ये भी 4p होगा। अब अगर ये निकाला है कितना होगा तो बहुत आसान होगा। अब आपको मालूम है किसी भी जो वृत्त होता है उसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और 6 जगह अगर हम इसको हटा दें तो 360 6 यानी ये 60 का, यानी प्रत्येक कोण ये 60 का आ जाएगा। अब ये दोनों भुजाएं आपस में कौन कौन, ये और ये बराबर है, तो कोण बराबर होंगे। 2 कोण बचे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। 60 निकल गया तो 2 बचे 120, 120 का आधा करें तो दोनों प्रत्येक कोण 60 60 के हो गए। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज बना, तो ये भी 4p होगा। इसका ये मतलब हुआ जो समबाहु त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा 6p बनेगी, 6p बनेगी और 6p और भुजाएं 6 हैं, तो परिमाप होता है समषष्टभुज का 6 × 1 भुजा, तो 6 रंग 36p, यानी ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 की ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आपको पता है बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। जब ये πr²h होता है तो दोनों में मान लेते हैं 2 बेलन हैं, एक a और एक b। तो पहले में इसकी त्रिज्या है 2x, इसकी है 3x, ये त्रिज्या है। अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूं तो पहले की ऊंचाई है 3x और इसकी है 4x,
दिया गया है ये देखिए। अब उनके आयतनों का अनुपात, तो पहले का आयतन हो गया, मान लेते हैं पाई आर का जगह यहाँ दिया गया है 2x का स्क्वायर, 2r² h, और h इसकी दी गई है 3x। अब दूसरा जो है उसका दिया गया है पाई और r की जगह है 3x का स्क्वायर और ऊंचाई है 4x। दोनों का मैंने अनुपात निकाला, ये दोनों कट गया। आगे अगर आप लिखे तो 2 दूनी 4x² इंटू 3x अपान 3 9x² इंटू 4x। तो देखिए x² कट गया, x और यहाँ से x भी कट गया, और यहाँ से 4 और 4 भी कट गया, 3 एकम 3 तिहाई 9 भी कट गया। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से 1:3 सही आंसर होगा। चलिए, बहुत बड़ा पेपर था, मैंने इसको हल किया है। आगे हम सामान्य विज्ञान का जो है 35 प्रश्न उनको लेकर के आ रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के वीडियो आपको सदैव मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।